हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के कौन कौन से शासक थे। पहला शासक कौन था, हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग राजवंश, तीसरा नंदा वंश। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। किसने कब से लेकर के कब तक शासन किया है, और जो 16 महाजनपदों में से जो है मगध था सबसे प्राचीन था, तो इसके क्या कारण थे, किस वजह से ये इतना मशहूर हुआ, इतना विकास इसने किस प्रकार से किया। इन सभी जो है चीज़ों के बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं, इसमें से मगध में से आपके बहुत से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा इनके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कब से लेकर के कब तक रहा था मौर्य साम्राज्य का शासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप जरूर कर देना, आप लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो पहला हम पढ़ेंगे, देखो मगध साम्राज्य के इतिहास के बारे में। पहला क्या है कि इस साम्राज्य में कब से लेकर के कब तक शासन किया है। मगध साम्राज्य ने कब से लेकर के कब तक शासन किया है, तो ये 16 महाजनपद, जब ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें हैं। 684 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। इस शासन में 3 जो है राजवंश थे, उन्होंने शासन किया है। सबसे पहले क्या था, हर्यक राजवंश ने, दूसरा क्या था शिशुनाग, और तीसरा नंदा राजवंश। तो पहले पढ़ लेते हैं हम कि 16 महाजनपद। आप लिखते लिखते चलो, साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलो। 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली लगा लो, या फिर सबसे जो है विकसित लगा लो, सबसे ज़्यादा मशहूर लगा लो। तो सबसे ज़्यादा विकास को किसका हुआ था, मगध साम्राज्य का। इसका मगध साम्राज्य ने कब से लेकर के कब तक शासन किया था, तो 684 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक। बीस ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। मगध साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है, जो रामायण महाभारत है उस जैसे महाकाव्य में मिलती है। हमें रामायण और महाभारत काव्य में हमें मगध साम्राज्य की जानकारी मिलती है। लिख लो, रामायण व महाभारत जैसे काव्यों में हमें इनकी जानकारी मिलती है। आगे लिखो, मगध साम्राज्य क्या है, 16 महाजनपदों में से एक था प्राचीन भारत के। उनमें से सबसे जो है काफ़ी विकसित कौन था, ये मगध साम्राज्य ही था। इसके जो है विकसित होने के कारण क्या थे, एक तो भौगोलिक स्थिति वहाँ की, दूसरी थी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, राजनीतिक स्थिति भी अच्छी थी, और सैन्य स्थिति यानी कि सेना भी काफ़ी अच्छी थी। आसपास का क्षेत्र एरिया वो सभी चीज़ें बढ़िया थी, इस वजह से इन्होंने काफ़ी विकास किया था। पहला लिख लो हम, इसमें किसने शासन किया है, तो क्या है, मगध साम्राज्य में मगध साम्राज्य के इतिहास में 3 राजवंशों ने
शासन किया है। 3 राजवंश कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? पहला क्या था? पहला जो शासन किया था, पहला राजवंश कौन सा था? तो हर्यक राजवंश आएगा। सबसे पहले आएगा हर्यक राजवंश। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हर्यक राजवंश। दूसरा आ जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग राजवंश। और तीसरा लिख लो नंदा राजवंश, नंद राजवंश या फिर नंदा राजवंश। इन तीनों ने इसमें शासन किया था। इन्होंने कब किया था? हर्यक राजवंश, इसका शासक कब से लेकर के कब तक था? 544 ईसा से पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। और शिशुनाग का था 412 से लेकर के 344 ईसा। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल। जिसको हम BC भी बोलते हैं, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना, क्राइस्ट के जन्म से पहले। अगला हो जाएगा नंदा राजवंश का कब से कब तक था? 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व तक। मगध साम्राज्य के विकास के क्या कारण थे? तो 4 कारण थे। एक तो भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक और सैन्य स्थिति। और इसके बाद क्या होता? मगध साम्राज्य के विस्तार के बाद भारत के इतिहास में इसके नए युग की शुरुआत हुई थी। इसलिए इसको किस नाम से जानते थे? मगध के उत्कर्ष के नाम से जानते थे इसको, मगध के उत्कर्ष के नाम से। इसकी राजधानी पूछ ले तो पहले क्या थी? गिरिवर्ज। राजधानी देख लो। पहले थी गिरिवर्ज और बाद में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र। लिख लिया? राजधानी पूछ ले तो कौन सी होगी? मगध की राजधानी गिरिवर्ज थी और बाद में नाम चेंज करके गिरिवर्ज का ही क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र कर दिया था। हर्यक वंश के बारे में लिख लो आप। साम्राज्यवाद की शुरुआत भारत में जो साम्राज्यवाद की शुरुआत थी उसका श्रेय किसको देते हैं? मगध साम्राज्य को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मगध साम्राज्य को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का शासनकाल कब से था? 544 ईसा पूर्व से 412। अभी हमने ऊपर नोट किया था 412 ईसा पूर्व तक। इसका जो साम्राज्य का सबसे पहला संस्थापक किसको माना गया है? बिंबिसार। पहला शासक कौन था? बिंबिसार या फिर संस्थापक। मगध साम्राज्य की
वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। इन्होंने ही जो गिरिवर्ज थी, गिरिवर्ज जगह थी, उसको क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। गिरिवर्ज यानी कि राजगृह के नाम से जानते थे। बाद में उसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र। बिंबिसार ने क्या किया था, वैवाहिक जो संबंध बनाए थे उनके आधार पर राजनीतिक स्थिति थी अपनी, उसको स्ट्रांग बना लिया था, सुदृढ़ कर लिया था। यानी कि विवाह के आधार पे आसपास क्षेत्रों से संबंध बनाए और फिर क्या किया था इन्होंने, जो अपनी राजनीतिक स्थिति थी उसको स्ट्रांग बनाया। बिंबिसार ने अपनी जो राजकीय चिकित्सक जीवन था उसको क्या किया था, पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंद्रप्रघोत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा था। किसको भेजा था, जीवन को। अपना जो खुद का जो राजकीय चिकित्सक था उसको कहाँ भेजा था, जीवन को अवंती के शासक चंद्रप्रनोद के पास भेजा था चिकित्सा के लिए। और फिर बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु, उन्होंने बंदी बनाकर सत्ता के ऊपर कब्जा जमाया। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही बंदी बनाया था और फिर सत्ता के ऊपर कब्जा किया। लिख लो, पुत्र कौन था, अजातशत्रु। बंदी बना करके जो है शासन स्थापित किया था, कब्जा कर लिया था शासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर। आगे लिखो, अजातशत्रु को किस नाम से जानते थे, कुणिक, कुणिक के नाम से जानते थे। किसको, अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जानते थे। अजातशत्रु ने क्या किया था, जो लिच्छवी गण था, लिच्छवी गण उनके साथ जो वज्जी संघ और लिच्छवी थे उनके साथ, उनको क्या किया था, युद्ध करके पराजित किया था। और फिर वहाँ पर पराजित करने के लिए क्या है, नए हथियारों का उपयोग किया था। तो उन हथियारों का नाम पूछ ले तो रथ मूसल और महाशिला कटक। क्या नाम था उनका, महाशिला कटक और रथ मूसल और महाशिला कटक, रथ मूसल व महाशिला कटक। इन सभी हथियारों का उपयोग किया था, ये नए हथियार थे। और इनको किसको हराने के लिए किया था, वज्जी संघ के जो लिच्छवी थे उनको पराजित करने के लिए। किसने उपयोग किया था, अजातशत्रु ने। आगे लिख लो, आगे लिखो, अगर आपसे पूछ ले हर्यक वंश के क्या है सेनापति का नाम, जो आगे चल करके शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा, तो वो क्या होगा, शिशुनाग कौन था, हर्यक वंश के ही सेनापति थे। सेनापति कौन थे, शिशुनाग। अगला लिख लो, जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसने अपने पिता को क्या किया था, बंदी बना करके फिर राज्य को हथिया लिया था और किया था वहाँ पर शासन किया था। फिर उन्होंने युद्ध किया था वज्जी संघ के जो लिच्छवी गण थे उनके साथ में, और जो नए हथियार थे उनका उपयोग किया था उनको हराने के लिए। हथियारों का नाम क्या था, रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये दो नए हथियार थे, उनका जो है
जो है क्या क्या था यूज करके, उनका उपयोग करके उनको युद्ध में हरा दिया था लिच्छवी को। फिर अजातशत्रु के पुत्र थे, कौन थे? उदयन। उनके पुत्र का नाम लिखो। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के किनारे क्या किया था? पाटलिग्राम नाम से एक सैन्य छावनी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पाटलिग्राम नाम से एक सैन्य छावनी की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। फिर अजातशत्रु के पुत्र ने, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, नाम था उदयन। इन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर के रूप में इसका विकास किया था। जो सैन्य छावनी थी पाटलिग्राम, उसका पाटलिपुत्र शहर के रूप में विकसित किया था, उसको पूरी तरह से शहर में परिवर्तन किया, फिर उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र राजधानी का जो है हमने पढ़ा था ना कि पहले राजगृह है गिरिवर्ज, उसको अपनी राजधानी बनाया था, फिर उसी का नाम चेंज करके वहीं पर सैन्य छावनी की स्थापना की थी अजातशत्रु ने, और फिर उसी सैन्य छावनी को शहर के रूप में विकसित करके उसके पुत्र ने पाटलिपुत्र का नाम दिया था उसको, और अपनी राजधानी बनाया था। अगला लिख लो, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। अगला वंश कौन सा है हमारा? शिशुनाग वंश। दूसरा लिख लो, पहला था हमने पढ़ लिया हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश। शिशुनाग कौन था? हर्यक वंश का ही सेनापति था। इन्होंने जो है वहाँ पर क्या किया था? मगध की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया था। हर्यक वंश का सेनापति था शिशुनाग, मगध की सत्ता के ऊपर कब्जा करके मगध की सत्ता पर कब्जा किया। और फिर शिशुनाग वंश की अपने नाम से ही स्थापना की। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वंश के शासक कालाशोक थे। काकवर्ण के शासनकाल में मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली थी। इनके समय में, शिशुनाग के समय में क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। फिर इसकी राजधानी चेंज हो गई थी और उसको जो है उसका नाम क्या रखा गया था? वैशाली। जहाँ पर वैशाली में क्या हुआ था? द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संहिता आपसे पूछ ले तो उसका शासन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, जो इनकी पहली राजधानी थी, जिसका नाम बदल के पाटलिपुत्र किया था वहीं। तो पहली बौद्ध संहिता पूछ ले आपसे, पहली बौद्ध संहिता तो आएगी राजगृह, और दूसरी पूछ ले तो आएगी हमारी वैशाली। वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक। मगध शिशुनाग वंश में ही कौन थे? कालाशोक थे। उन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक ने वैशाली को ही अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, और प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। राजगृह में कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में। तीसरा कौन सा था यहाँ पर? नंदावंश था। नंदवंश या फिर नंदावंश। तीसरा लिख लो साथ साथ, नंदावंश या फिर नंदवंश। नंदवंश का शासनकाल कब तक था?
344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? कौन था इनका संस्थापक? महापद्मनंद। लिखो, महापद्मनंद संस्थापक था महापद्मनंद। इन्होंने क्या किया था? एक छत्र राज्य की स्थापना की थी। क्या किया था? एक छत्र राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इसकी एक छत्र राज्य की स्थापना की थी और तब इनको किसकी उपाधि दी गई थी? एक राट की उपाधि धारण की थी इन्होंने। महापद्मनंद को नाम याद रखना। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद, और इन्होंने एक राट की उपाधि, एक राट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ ले तो कौन था? धनानंद। पहला संस्थापक था महापद्मनंद और अंतिम संस्थापक पूछ ले, अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तब किसका शासक था? धनानंद का ही शासन था सिकंदर के भारत के ऊपर आक्रमण के समय। तब ये शासक थे। ये तो हो गया हमारा, क्या था जो हमने पढ़ा अभी, मगध साम्राज्य के बारे में। सिकंदर के भारत के अभियान के बारे में देखो। सिकंदर क्या था? इसका फिलिप का पुत्र था। कौन था? फिलिप का पुत्र था। मैसेडोनिया के छत्रक फिलिप का पुत्र था। और अपने विषय विजय की योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। विश्व विजय के ऊपर, यानी कि पूरे देश को जीतना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। उन्होंने ये योजना बनाई थी पूरे विश्व को जीतने की, और उसी के अंतर्गत कई क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया था। तो फिर क्या किया? उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था भारत को जीतने के लिए। और फिर वहाँ पर झेलम और चेनाब की मध्यवर्ती प्रदेश में शासक पोरस था, पुरु के नाम से। सिकंदर का प्रतिरोध किया था इन्होंने यानी कि उनको रोकने की कोशिश की पुरु ने। किसने रोकने की कोशिश की थी सिकंदर को? पुरु ने। उसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, जिसको पोरस की हार हुई थी। यानी कि पुरु ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर ने उनको हरा दिया था। और इसी युद्ध को विस्तसता का युद्ध भी कहते हैं, या हाइडेस्पिज का युद्ध कहते हैं। आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि इस युद्ध को क्या कहते हैं, जगह पूछ लेगा आपसे। कौन सी नदी के पास सिकंदर ने लड़ाई की थी? पुरु और सिकंदर के बीच लड़ाई हुई थी। तो नदियों के नाम रखना। झेलम और चिनाब के बीच में उनका शासक था, पुरु का शासक था, और झेलम नदी के किनारे उनका युद्ध हुआ था। विश्व विजय इनका लक्ष्य था। लिख लो, विश्व विजय लक्ष्य था इनका, कि पूरे विश्व को ऊपर विजय प्राप्त करना। फिर इन्होंने भारत की तरफ रुख किया भारत को जीतने के लिए। तब इनको सबसे पहले किसने रोका भारत के ऊपर? तो इसको रोका था पुरु ने, या फिर पोरस ने। पुरु या पोरस नाम का राजा था।
पोरस लिख लो या फिर पुरु लिख लो, उसने और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व दोनों में युद्ध हुआ था, पोरस व सिकंदर के बीच युद्ध। कौन सी नदी पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे, याद रखना, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था और उस युद्ध को नाम दिया था हाइडेस्पिज। क्या नाम दिया था? वित्सता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिज युद्ध। लिखो, वित्सता का युद्ध, वित्सता का युद्ध, हाइडेस्पिज युद्ध, इसी को बोला गया था हाइडेस्पिज युद्ध। 326 ईस्वी में हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था। हार किसकी हुई थी? पोरस की हार हुई थी। अगले हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। कब पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किन्ने, उन्होंने किसने वहाँ पर जो है शासन किया है, कब से कब तक शासन किया है, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में सभी को पता है, हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देख लो आप, मौर्य साम्राज्य एनसीईआरटी में भी है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी वाली चीज़ें हमें सब पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा, आई होप सब अपना नोट्स बनाते होंगे साथ साथ। मैं पीडीएफ नहीं डाल पाती हूँ, पीडीएफ डालने के लिए 1-2 दिन लग जाएंगे मेरे को, सारी पीडीएफ डाल दूंगी मैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप अपने खुद के नोट्स अपने हैंडराइटिंग में अच्छे से बनाओगी। यहाँ पर मैं ऐसे वैसे कुछ भी लिख देती हूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पीडीएफ लेकर के पढ़ोगे तो सीधा, जिसने वीडियो देखी होगी उनको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या लिख रखा है, किस लिए लिखा हुआ है। तो इसलिए बोलती हूँ वीडियो भी देखो, अगर आप पीडीएफ नहीं बनाना चाहते हो, खुद के जो नोट्स नहीं बना रहे हो तो। अगला हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था? 323 ईस्वी से लेकर के 184 ईस्वी बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। आगे लिखते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट लिखो, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला हेडिंग लिखो, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। लिखो, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य है। और शासन कब से कब तक था? पहला इसका संस्थापक पूछ ले तो क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी इसकी स्थापना? चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व। अगला लिख लो, इन्होंने 137 सालों तक, लगभग 137 सालों तक इस साम्राज्य के जो है शासन चला था इनका। ये साम्राज्य का शासन 137 सालों तक चला था, जबकि ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से में जो है मौर्य साम्राज्य फैल गया था। और किस वजह से फैला था ये? चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से ही फैला था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब यहाँ पर सिकंदर ने, यहाँ पर हमने पढ़ा ना, सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत में, पोरस के साथ युद्ध किया था। इस वजह से क्या किया था, कई राज्यों के आपस में मतभेद हो गए थे, आपस में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो गई उनके आपसी मतभेद हो गए थे, और इन्हीं मतभेदों का फ़ायदा उठाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
इन्होंने क्या किया था, इन्हीं आपसी जो मतभेद थे उनके, वो तो आपस में मतभेद करते रह गए, और इन्होंने क्या किया था, फ़ायदा उठा करके जो अपना साम्राज्य था उसको फैलाने पर जो है ध्यान दिया था। और इसी वजह से इसने मौर्य साम्राज्य ने ज़्यादातर अपनी जड़ें गाड़ ली थी। चारों तरफ जो है मौर्य साम्राज्य फैल गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से में मौर्य साम्राज्य था। इसकी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, जो कि आज का जो पटना शहर है उसको हम बोलते हैं पटना, लेकिन वो क्या थी, पहले पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का मौर्य जो है पटना है उसको बोलते थे पाटलिपुत्र। और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य साम्राज्य को फैलाने में, इसको स्थापित करने में शासन किसने हेल्प की थी, तो जो चाणक्य थे, चाणक्य का बारे में हमने जो है पढ़ा है। मौर्य साम्राज्य के जो फैलने में ज़्यादातर किसका हाथ था, मंत्री थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे चाणक्य, उनका काफ़ी अहम योगदान था। किसका योगदान था, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री जो थे चाणक्य। लिख लो, एक सेकंड रुकना, यहाँ लिख लो, मौर्य साम्राज्य को फैलाने में या फिर स्थापित करने में किसका अहम योगदान था, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। कौन थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, काफ़ी अहम योगदान निभाया था इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के जो आक्रमण हुए थे उनसे उनका फ़ायदा उठा करके जो अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, उसमें मदद की थी चाणक्य ने। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट कौन थे, अशोक थे। सबसे महान, मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक थे। अशोक ने क्या किया था, शिलालेख पढ़े होंगे हमने, शिलालेख, अभिलेख। अशोक था। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, शिलालेख। शिलालेख लिखवाए थे। अशोक ने कई शिलालेख लिखवाए थे। और अंतिम शासक आपसे पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदर्थ थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पूछ ले तो महान सम्राट कौन था, अशोक था। पहला आपसे पूछ ले चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम आपसे पूछ ले बृहदर्थ। और इनकी मृत्यु किसने की थी, इनके ही जो सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने की थी। सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इनका पूरा नाम था पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सेनापति थे ये बृहदर्थ के। ये पहला अखिल भारतीय राजवंश था। तो अखिल भारतीय जो शासक है, पहला अखिल भारतीय शासक किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को।
आगे लिखो। अगर हम पूछें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था जहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिली थी। और सुदर्शन झील का निर्माण पूछ ले, लिख लो, ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी वैसे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था इन्होंने। किस लिए करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण? जो सौराष्ट्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात में, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और अगर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी पूछ ले, पहले बार हमें कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिली है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो पहले लिखित साक्ष्य हमें रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से हमें लिखित जानकारी मिली है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो ये रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके पहले बार साक्ष्य हमें यहीं से मिले थे कि ये संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत में। आगे लिखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय में मगध क्षेत्र में क्या क्या था? 12 वर्ष तक क्या था? अकाल पड़ा था। कितने वर्षों तक अकाल पड़ा था? 12 वर्ष तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार एक जैसे ही लगते हैं देखने में, पर याद रखना इनको, बिंदुसार था इनका पुत्र। लिखो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार था इनका पुत्र। जब 12 साल का अकाल पड़ा था ना, 12 साल का अकाल पड़ा था इनके शासनकाल में, तब इन्होंने क्या किया था, अब जो शासन था वो बिंदुसार को सौंप दिया था। शासन सौंप दिया था बिंदुसार अपने पुत्र को। किन्होंने सौंपा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और खुद कहाँ चले गए थे? भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक में चले गए थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए थे। और जो परसों वाले हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना हिस्ट्री की जो पढ़ी थी हमने, बौद्ध धर्म और जो हम जैन धर्म के बारे में, तब इन्होंने क्या किया था,
वहाँ जाकर के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत के पास में जो है संलेखन विधि यानी कि उपवास विधि से क्या किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। वहाँ जाकर के चंद्रगुप्त ने उपवास विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। कहाँ किया था? चंद्रगिरी पर्वत या श्रृंगेरी पर्वत। कहाँ पर है ये पर्वत? चंद्रगिरी श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में है। तो अगला शासक कौन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में? बिंदुसार, उनके पुत्र। आगे हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। राजा बनते ही अशोक ने क्या किया था? तक्षशिला का गवर्नर था। जब अशोक को राजा बनाया गया था वो तक्षशिला का गवर्नर भी था उस समय पे। और फिर अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 269 ईस्वी पूर्व में करवाया था। अशोक काफ़ी फेमस है, इसलिए अशोक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जरूरी, वो पढ़ लो आप। बिंदुसार था अगला शासक और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। राजा बनाए या फिर राज्याभिषेक लिख लो। दो 269 ईस्वी पूर्व अशोक ने शासन किया था। और जब अशोक का राज्याभिषेक को 8 साल हो गए थे, 8 साल के बाद उन्होंने क्या किया था? 261 ईस्वी पूर्व में, यानी कि उन्होंने क्या किया था? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत करके मौर्य साम्राज्य का अंग बना लिया था। तो कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। कलिंग विजय के नाम से जिसको हम पढ़ते हैं, कलिंग विजय किसने जीता था? अशोक ने जीता था। और कलिंग विजय में क्या था? कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व। और कलिंग की जानकारी कहाँ मिलती है? 13वें शिलालेख में मिलती है हमें। इसकी जानकारी 13वें शिलालेख में, कलिंग विजय की जानकारी हमें वहाँ पर मिलेगी 13वें शिलालेख में। और फिर कलिंग युद्ध के पश्चात क्या किया था अशोक ने? युद्ध नीति को जो है त्याग दिया था और धम्म नीति को अपनाया था। फिर क्या किया था? कलिंग युद्ध के बाद में कलिंग युद्ध के बाद युद्ध त्याग दिया। युद्ध को त्याग दिया, वह धम्म नीति अपनाई। कौन सी नीति आई? नीति अपनाई, धम्म नीति अपनाई थी। धम्म नीति अपनाई थी इन्होंने। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे लिखो, अशोक को जो है बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने, तो किसके कहने पर, यानी कि कहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली थी अशोक धर्म को अपनाने की? तो उनके ही भतीजे थे निग्रोध, वहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश करने का काम किया था, जो है गुप्तों के द्वारा, उपगुप्त के द्वारा किया था। अशोक के धर्म की परिभाषा यानी कि धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवादसुत व सिंगलोवादसुत नामक बौद्ध साहित्य से ली गई है। अशोक के धम्म की परिभाषा लिखो, अशोक धम्म की परिभाषा अशोक धम्म की परिभाषा कहाँ से ली है? कौन सी साहित्य से? तो एक तो है राहुलोवादसुत और दूसरा है सिंहलोवादसुत। राहुलोवादसुत और सिंहलोवादसुत नामक बौद्ध साहित्य से ली है।
बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में वो अशोक ने क्या किया था, यात्रा शुरू कर दी थी, बौद्ध स्थलों की यात्रा स्टार्ट की थी इन्होंने। और फिर क्या किया था, फिर इन्होंने बोध गया जो है वहाँ पर यात्रा की थी, लुम्बिनी जाकर के यात्रा की थी। लुम्बिनी पहुँच करके क्या किया था अशोक ने, कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवाया था, कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवाया था और बलि नामक जो धार्मिक कर था उसको समाप्त किया था। तो बलि नामक धार्मिक कर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसने समाप्त किया था, अशोक ने। बलि नामक धार्मिक कर या टैक्स, बलि नामक कर क्या था, धार्मिक कर था, धार्मिक कर को समाप्त किया था, अशोक ने करवाया था उसको समाप्त, अशोक ने। और 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी कहाँ पर इन्होंने यात्राएं की थी, जब 10 वर्ष हो गए थे इनको राजा बने हुए, तब ये बोध गया में गए थे। और 20 वर्ष के पश्चात ये कहाँ पर गए थे, लुम्बिनी गए थे। और लुम्बिनी जाकर के इन्होंने धार्मिक जो कर था उसको समाप्त करवा दिया था। और अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को क्या है, व्यक्तिगत धर्म बताया था। इन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को जो राज्य धर्म के रूप में घोषणा नहीं की थी, बौद्ध इसको व्यक्तिगत धर्म के रूप में माना था कि सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, ऊंच जात का, नीच जात का, या फिर किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी इस धर्म को अपना सकते हैं। इसको व्यक्तिगत धर्म बनाया था। राजा हो, प्रजा हो, कोई भी जो है सिपाही हो, कोई भी जो है इसको अपनाना चाहे तो इसको व्यक्तिगत जो है धर्म के रूप में मान्यता दी थी। फिर इनकी मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 232 ईस्वी पूर्व। इनका जो कोई है उत्तराधिकारी नहीं था, उत्तराधिकारी का भाव था, तब राजा बनाया गया था बृहदर्थ को, जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, बृहदर्थ। और इनकी मृत्यु पुष्यभूति किसने की थी, शुंग के द्वारा। हमने ऊपर लिख ली है वैसे तो। इनके बाद में उत्तराधिकारी कौन था, अशोक के बाद बृहदर्थ। इन्होंने क्या किया था, सरकारी खर्चे पर सिंचाई व्यवस्था, नहर, झीलें, इन सब का निर्माण करवाया था। और इन सभी का वर्णन किस में मिलता है हमें, जो जूनागढ़ अभिलेख था ना उसमें मिलता है, रुद्रदामन का। इसी काल में करवाया गया था। किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और व्यापारियों को, प्रधान को क्या नाम से जानते थे, श्रेष्ठी के नाम से जाना गया था। इसी काल में व्यापारियों को भी किस नाम से जाना गया था, श्रेष्ठी के नाम से। व्यापारियों को क्या बोलते थे, व्यापारी होते थे। और प्रधान, इनको क्या बोलते थे, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी के नाम से जानते थे इनको। मौर्य के शासनकाल में क्या किया था, जो यक्षिणी की मूर्ति थी उसको क्या किया था, यक्षिणी की मूर्ति जो वर्तमान में कहाँ पर है, पटना संग्रहालय में है। सबसे अच्छा जो नमूना था वो यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मौर्य शासनकाल में यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और वो अब वर्तमान में कहाँ पर है, पटना के संग्रहालय में, म्यूजियम में रखी है कहीं पर। मौर्य काल में राजा का महल किसका होता था, लकड़ी का बना होता था। और इसके बारे में किसने बताया है, चीनी यात्री फाहियान जो आए थे उन्होंने बताया है कि मौर्य काल में राजा का महल लकड़ी का होता था। तो आपसे पूछ ले, राजा का महल मौर्य काल में या फिर कौन से काल में जो है राजा का महल लकड़ी का होता था, तो याद रखना मौर्य के शासनकाल में। अशोक के 14 अभिलेख हैं। मैं सिर्फ बोल करके बताऊंगी, कुछ बीच में इंपॉर्टेंट होगा तो लिख दूंगी, आप इनको लिख लेना 14 अभिलेखों के बारे में। प्रथम अभिलेख जो था उसमें अशोक ने अहिंसा पर बल दिया था, अर्थात पशु बलि की निंदा की थी इन्होंने।
प्रथम अभिलेख में पशु जो बलि होती थी उनके ऊपर निंदा की थी, यानी कि अहिंसा के ऊपर बल दिया था, हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया था। दूसरे अभिलेख में क्या किया था, जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की थी और मनुष्य और पशु चिकित्सा की चर्चा भी की थी। जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में चर्चा की थी दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में किसके बारे में चर्चा की है, 3 पदाधिकारी हैं, अशोक के 3 पदाधिकारी हैं, राजुक, युक्तक और प्रादेशिक। इन तीनों की चर्चा किसमें है, तृतीय अभिलेख में। चौथे में पूछा गया है कि युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति का पालन किया था, तो चतुर्थ अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। जो अशोक ने अपनी युद्ध, जो कलिंग युद्ध के पश्चात में युद्ध त्याग दिया था और फिर क्या किया था, धम्म नीति को अपनाया था, तो चौथे अभिलेख में इसका वर्णन है। पांचवें अभिलेख ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म और प्रचार प्रसार के लिए जो नए उत्तराधिकारी पदाधिकारी धम्म महामात की नियुक्ति की थी उनका वर्णन किया है। इन्होंने धम्म महामात नियुक्त किए थे कि दूर देशों में जाकर के क्या करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। उनकी जो नियुक्ति की थी 13वें वर्ष में की थी, अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष के पश्चात, और इसका वर्णन कौन से अभिलेख में है, 5वें में। छठे अभिलेख में क्या दिया है, अशोक ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जो दूत हैं, प्रतिवेदक, कभी भी हमसे मिल सकते हैं। एक तो 5वां हमारा इंपॉर्टेंट होगा सबसे ज़्यादा, पहले वाला और दूसरे वाला। पहले में है अहिंसा पर बल दिया, दूसरे में जन कल्याणकारी, तीसरे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। चौथे उन्होंने जो धम्म नीति को अपनाया था, तो कब अपनाया था, युद्ध को त्याग कर, चौथे में बताया है। 5वें अभिलेख में उन्होंने जो है धम्म महामात, जिनको बोलते थे, जो उनके पदाधिकारी होते थे, कुछ लोगों को नियुक्त करते थे वो, कि आपका काम होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करना। उनकी नियुक्ति के बारे में बताया है। 7वें अभिलेख में बताया है कि लोगों को आपस में संयम रखना चाहिए। और 8वें शिलालेख में उन्होंने यात्राओं का वर्णन किया है। बौद्ध धर्म के स्वीकारते हुए जो यात्राएं प्रारंभ की थी अशोक ने, उनका वर्णन किया है 8वें अभिलेख में। नौवें अभिलेख में छोटे छोटे जो उत्सव थे, त्योहार, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इनके बारे में बताया है 9वें अभिलेख में, उत्सवों के ऊपर प्रतिबंध। और 10वें अभिलेख में क्या बताया है, धम्म के महत्व की चर्चा की है। धम्म के महत्व की चर्चा की है। 10वें अभिलेख में धम्म के महत्व की चर्चा की है। 9वें में क्या किया था, छोटे छोटे जो उत्सव बनाते हैं हम घरों में, परिवार में जो त्योहार बनाते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। 10वें में धम्म के महत्व की चर्चा की थी। 11वें अभिलेख में क्या, शिलालेख में क्या किया था, ब्राह्मण और जो श्रवण होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले को दिए जाने वाले जो दान होते हैं, उनकी चर्चा की थी। तो ये इम्पोर्टेंट होगा, 11वां अभिलेख था। आपसे पूछ लेगा कि जो अशोक के द्वारा ब्राह्मण और श्रवण थे, उनको दिए जाने वाले दान की चर्चा कौन से अभिलेख से मिलती है, तो 11वें अभिलेख से, शिलालेख से। 12वें शिलालेख में किसकी चर्चा की है, स्त्री महामात के नियुक्ति की चर्चा की है, जिनको विदेशी राज्यों में भी चर्चा की गई है, जिसमें कुछ विदेशी जो राज्य थे उनको भी शामिल किया गया है, उनकी भी चर्चा की है 12वें अभिलेख में। और जो स्त्री महामात नियुक्त की थी उनकी भी चर्चा है। 13वें में है कलिंग युद्ध की चर्चा। और 14वें अभिलेख में ढेर सारे जो कार्य की थी अशोक ने, उन सभी के बारे में बताया है। चौदहवें अभिलेख में जो ढेर सारे इन्होंने कार्य किए हैं, उन सब के बारे में बताया है और कहा है कि मैंने अपने सारे कार्य लिख दिए हैं। अभी तक जितने भी कार्य किए हैं 14वें अभिलेख में, उन्होंने बताया है कि मैंने अपने सारे कार्य लिख दिए हैं। अगर कोई कार्य रह जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, लेखक होगा। इन्होंने जाते जाते 14वें शिलालेख के ऊपर ये लिखवाया था।
मौर्य के शासनकाल में एक जो है शूद्र पुरुष किसको बोलते थे? गुप्तचर। मौर्य के शासनकाल में जो गुप्तचर होते थे उनको बोलते थे शूद्र पुरुष, उनकी व्यवस्था थी। और इनकी जो मौर्य शासन की अर्थव्यवस्था थी कृषि आधारित थी। अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि आधारित। कृषि आधारित थी। और अर्थशास्त्र में जो है इसकी चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा हमें कहाँ पर मिलती है? कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी उसमें हमें जो है पूरा वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में डिटेल में। अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की गई है। कितने जो प्रकार के तीर्थों की चर्चा की है? 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा किसमें की है? अर्थशास्त्र में। लिखो, अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के, यहाँ लिख लो, अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा है। और अर्थशास्त्र में ही 27 प्रकार के अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। सत्ताईस प्रकार के अध्यक्ष की चर्चा मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहते थे? शूद्र पुरुष। शूद्र पुरुष के नाम से जानते थे। ये था मौर्य शासन के बारे में। एक तो मगध के बारे में हमने पढ़ लिया और दूसरा हमने मौर्य शासन के बारे में पढ़ लिया, तो दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल हमें मौर्योत्तर वंश के बारे में पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में। जैसे अगला वंश कौन सा था? शुंग वंश। जो इसके समय में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें कल के क्लास में हम करेंगे। गुप्त वंश के बारे में बाकी चीज़ें हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड लक, बाय बाय सभी को। और सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है ना, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। जितने भी मैरिड हैं, लड़के हो या लड़कियां, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।